हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। तो संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, हमें जानेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश किसे कहते हैं आज ये हम जानेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही होता है। ठीक है, यह अपठित गद्यांश जो है आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में ही होता है। क्योंकि मैं आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ तो मैं संस्कृत के लिए ही आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, अब अपठित गद्यांश में सबसे पहले हम अपठित का अर्थ जानेंगे। ठीक है, अपठित किसे कहते हैं। अपठित का मतलब होता है कि जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी जो पहले से ना पढ़ा गया हो उसे बोलते हैं अपठित। ठीक है, अब हम जानेंगे ये गद्यांश का मतलब। गद्यांश जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे कि दो शब्द क्या है। पहला तो इसमें है गद्य और दूसरा है अंश। अब ये जो या है, या में आधा या और अ मिला है और ये अंश में अ। अब ये अ और ये अ मिल करके आपका क्या बन जाता है, आ। दोनों अ मिल के आ बन गया और आ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। ठीक है, अब इसको इससे इस तरह गद्य और अंश मिल के बन जाता है गद्यांश। कैसे बना देखिए, मैं एक बार बताती हूँ। ये क्या है, गद्य प्लस अंश बराबर गद्य हो गया और ये गद्य के अ और ये अ मिलके आ बन गया। जैसे मैंने बताया आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हम लगा देंगे और ये अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा देंगे और फिर श, तो बन गया गद्यांश। ठीक है, गद्य प्लस अंश मिलके बना गद्यांश। तो गद्यांश का मतलब हो गया गद्य का अंश। अंश का मतलब होता है, ये अंश का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है इसका मतलब, टुकड़ा या फिर हिस्सा। ठीक है, टुकड़ा या हिस्सा। ठीक है, इस तरह से अपठित गद्यांश का मतलब क्या हो गया। फिर अपठित गद्यांश का मतलब क्या हो जाएगा कि अपठित गद्यांश का अर्थ हो जाएगा कि गद्य का ऐसा अंश, यानी हिस्सा। ठीक है, अंश यानी हिस्सा या टुकड़ा, ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, गद्यांश का मतलब क्या हो गया, गद्य का ऐसा अंश यानी हिस्सा जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग। अब अपठित पद्यांश। अपठित का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, यानी जो पहले से ना पढ़ा गया हो। अब पद्यांश, ये पद्यांश का मतलब भी वैसे ही निकलेगा। ये भी दो अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पद्य और दूसरा अंश। ठीक है, एक पद्य और दूसरा अंश। ये भी उसी तरह देखिए टूटेंगे। और या जो है ये आधा या और इसमें अ है और ये अंश का हो गया अ। अब ये अ और आ मिलके बन जाता है आ और इसकी मात्रा है और इसमें भी वैसे पद्यांश, पद्य और अंश मिलके पद्यांश बन गया। ठीक है, अब बात होती है कि अब पद्यांश और गद्यांश का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश ये किसे बोलते हैं आप समझ गए कि गद्यांश होता है दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर गद्यांश भी बना, दो शब्दों से मिलकर पद्यांश भी बना। और आप लोग अपठित गद्यांश किसे कहते समझ गए। अब आती है कि गद्य किसे कहा जाता है। गद्य और पद्य क्या चीज़ है। ठीक है, एक गद्य में क्या आता है, कहानी। ठीक है, आत्मकथा या फिर निबंध,
ये सब कुछ आता है गद्य में, जिसमें अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको कि लय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न छंद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो पद्य है, ये पद्य है, पद्य में क्या आता है? पद्य में आता है कविता। जो कविता है वो पद्य में आता है। ठीक है, यानी पद्य मतलब कविता और गद्य मतलब कहानी, आत्मकथा, निबंध, इस सब। ठीक है, जो आपकी किताब में जो कहानियाँ होती है वो होता है, क्या होता है? गद्य। ठीक है, और अंश, गद्यांश का मतलब हो गया क्या? गद्य का छोटा सा अंश। जैसे मान लीजिए बड़ा है, ये क्या है? ये आपका गद्य हो गया। ठीक है, अब गद्य का ये छोटा सा भाग हम ले लिए, इसको हम बोल देंगे गद्यांश। ठीक है, तो गद्य का छोटा सा टुकड़ा आपको दे दिया जाता है गद्यांश के अंतर्गत। आज अब गद्यांश के बारे में आप पठित गद्यांश ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम आपको पूरी अच्छी तरह बताएंगे कि उसको हम कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है? तो गद्यांश, आप पठित गद्यांश के अंतर्गत क्या होता है कि आपको गद्यांश का कोई ऐसा अंश दिया जाता है जिसके आप पहले से ना पढ़े हो, और ऐसा क्यों किया जाता है, और उस पर आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इससे आपके अंदर की रचनात्मक कौशल और समझने की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, किससे? आपठित गद्यांश के माध्यम से। ठीक है, आप तो वैसे अपने क्लास में, अपने कक्षा में भी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते होंगे, उसमें जो भी गद्यांश दिए गए जाते हैं उनको पढ़कर आपके अंदर की जो योग्यता है तो उसका विकास तो होता ही है। लेकिन आपठित गद्यांश के माध्यम से इस योग्यता को और अधिक विकसित करने और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि आपठित गद्यांश का अभ्यास क्यों करवाया जाता है? आपके अंदर की जो रचनात्मक कौशल और आपके अंदर की जो योग्यता है उसे और विकसित करने के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक आपको दिखाते हैं कि कैसे गद्यांश होता है। इसके लिए आपको क्या किया जाता है? देखिए, एक मैं आपको उदाहरण के रूप में गद्यांश दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको इसको ध्यान से दो बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पढ़ के आपको अच्छी तरह समझ लेना पड़ता है। फिर इससे जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं पढ़ रही हूँ। भारतवर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, यानी भारत में षड् मतलब 6 ऋतुएँ होती हैं। ठीक है, बसंत ऋतुराज कथ्यते, यानी बसंत जो है उसको क्या बोलते हैं? ऋतुराज कथ्यते, मतलब कहा जाता है। यथा मतलब क्योंकि अस्मिन काले, यानी इस काल में, इस समय में, काले मतलब समय में, नाधिकम ना अधिक, शीतम यानी ठंड, भवती ना अधिक ठंड होती है, ना च उष्णता, और ना ही अधिक गर्मी होती है। ठीक है, क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है, इसलिए इस ऋतु को क्या बोलते हैं? हम ऋतुराज कहते हैं। ठीक है, अस्मिन समय, इस समय में मंद सुगंधित वायु बहती, अस्मिन समय मतलब इस समय में, मंद मतलब धीरे धीरे, सुगंधित यानी खुशबू को लिए हुए, वायु यानी हवा, बहती यानी बहती है। आम्र वृक्षेषु, यानी आम के पेड़ों में, कोकिला यानी कोयल, मधुर स्वर में गुजंती यानी गूंजती यानी कूकती है। ठीक है, किस पे? आम के पेड़ों में कौन गूंजती है? कोयल गूंजती। ठीक है, उपवनेषु यानी उपवनों में, यानी बगीचों में, मयूरा यानी मोर, नृत्य करते हैं। वृक्षाणां शाखाचु च नवः पल्लवा उद्भवन्ति, वृक्षों के शाखाओं में नव पल्लव उगते हैं। ठीक है, भारतीय नाम प्रमुख उत्सव, यानी भारतीय नामम मतलब भारतीयों का प्रमुख उत्सव यानी त्यौहार, होलिका यानी होली, अपि मतलब भी, होली भी बसंत काले आयति, बसंत काल में आते हैं, यानी भारतीयों का प्रमुख त्यौहार होली भी बसंत काल में आते हैं। ठीक है, अब इससे छोटा, देखिए कितना छोटा है ना,
ये एक बड़े सा कोई रचना का छोटा सा अंश दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको प्रश्न दिए गए, अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत, माने जो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक पद मतलब एक शब्द में देना है। सबसे पहला क्या है, भारतवर्षे कति ऋतुवा भवन्ति, भारतवर्ष में कितने ऋतु होते हैं। अब इसका उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए यानी क्या लिखा है, देखिए षड, भारतवर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने लिख दिया षड लिखा हुआ है। अब बसंत का कथ्यते, बसंत को क्या बोला जाता है वो भी आपको देखिए, बसंत ऋतु राजा कथ्यते। अब पूरा नहीं लिखना है क्योंकि एक शब्द में बोला है, केवल हम लिखेंगे ऋतुराज, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऋतुराज। यहाँ देखिए आ गया ऋतुराज। फिर आम्र वृक्षेषु क गुंजंती, मैंने आपको दिखाया कि आम्र वृक्षेषु कोकिला मधुर स्वरेन गुंजंती, तो क्या लिखेंगे, केवल कोकिला। यहाँ आ गया देखिए कोकिला। आम्र वृक्षेषु कोकिला कथम गुंजती, यानी आम के पेड़ों में कोयल कैसे कूजती है, तो कैसे लिखा, मधुर स्वर, यानी मीठे स्वर में गूंजती। अब दूसरे टाइप पे उसी में और क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्यन उत्तर, यानी वहाँ एक शब्द में था, वो 2 नंबर में क्या है, पूर्ण वाक्य में देना है, पूरे वाक्य में आपको देना है। तो बसंत ऋतुराज किमर्थम कथ्यते, यानी बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। अब लिखा है उत्तर में, बसंत ऋतुराज कथ्यते यथा अस्मिन् काले नाधिकम शीतम भवति और न च उष्णता, ना अधिक गर्मी होती है। ये आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया मैंने, यहाँ पे आपको मिला है, देखिए लिखा है अस्मिन् काले नाधिकम शीतम भवति न च उष्णता, ठीक है। यही उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, भारतीय नाम प्रमुख उत्सव क अस्ति, आपने देखा भारतीयों का प्रमुख उत्सव पीछे देखा आपने क्या था, होली, तो लिख दिया कि पूरा लिखना है, उसमें केवल होली लिखना, होली नहीं लिखना है क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में बोला गया, तो पूरा वाक्य वहाँ से देख करके लिखना है। भारतीय नाम प्रमुख उत्सव होलिका अस्ति, ठीक है। अब है कि यथा निर्देशम उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, ठीक है। शाखासु इति अस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, यानी जो शाखासु जो शब्द है इसमें विभक्ति क्या है, तो इस में क्या विभक्ति होता है, लिखा गया सप्तमी विभक्ति। ये शाखासु जो है ये सप्तमी विभक्ति में आता है। अब बहती इति अस्मिन् पदे का धातु अस्ति, बहती में धातु क्या है, बहती में कौन सा धातु है, बह धातु, बह से बना बहती, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि अपठित पद्यांश हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपठित पद्यांश होता है ये जरा सा इससे कठिन होता है गद्यांश से। गद्यांश सरल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो गद्यांश से ही आपको उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश चूँकि कविता होता है तो कविता में से प्रश्नों के उत्तर आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए आपको उस कविता के अर्थ का पता होना चाहिए, और आपको पता कविता अपने विशाल अर्थ को समेटे रहती है, उससे आप आपकी जितनी अच्छी चिंतन शक्ति होगी उतना अच्छा आप पद्यांश का अर्थ लिख पाओगे, पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर आप दे पाओगे। इसीलिए ज़रा सा कठिन होता है, इसलिए आपको इस क्लास में हम लोग केवल अपठित गद्यांश ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।